हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक सेट लेकर आया हूं। इसमें सभी विषयों का सम्मिलित क्वेश्चन है। इस वीडियो में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन सभी विषयों का जो एक कंप्लीट सेट हो सकता है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको इसमें हम सम्मिलित किए हैं। इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन ही शामिल किया गया है, लेकिन आप के लिए मैं नेक्स्ट टाइम से 80 क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेट लाऊंगा। अगर आप 3-4 सेट देख लेते हैं ना, तो उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा। तो जितने भी विषय हैं, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, तो सभी विषयों का मैं वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। और आप हमारे साथ बने रहें और हमारे इस एक एक वीडियो को आप देखकर एग्ज़ाम में जाएं, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप बैठें। अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखकर जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपको 450 प्लस स्कोर आएगा, अगर आप हमारे सभी वीडियो को देख लेते हैं। और देखने के बाद होगा क्या, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए आप कौन कौन लोग, कितने लोग हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। तो मुझे भी एक आइडिया हो जाएगा जो इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें आगे 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। मुझे पता है और आप सबों को भी पता होगा कि जो आप लोगों का प्रोग्राम आज कल बिहार बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। आप लोग जान गए हैं जो आपका एग्ज़ाम कब कब और किस विषय का होना है। तो अब आप लोग लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए। आप लोगों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के प्रति आप लोग लग जाइए। अब लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे साथ बने रहे। आपके लिए मैं भी दिन रात मेहनत करूंगा, आप भी दिन रात मेहनत कीजिए। दोनों आदमी मिलकर अपने लक्ष्य को पाना है। मेरा लक्ष्य है आपको 450 प्लस स्कोर दिलाना और आपका लक्ष्य होना चाहिए 450 प्लस पाना। तो दोनों आदमी मिलकर एक इतिहास बनाएंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताएं आप लोग कहां से हैं और क्या नाम है और आपका क्या लक्ष्य है। आपको जिस सब्जेक्ट में जो टॉपिक हो, कुछ भी आपको जानना हो, आप हमें कमेंट में जाके बताइए। आपको चैनल के अबाउट में जाके हमारे फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूं, आप वहां से डायरेक्ट व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। तो आपको जो भी जिस विषय में जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें बताइए, मैं आपको टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आप हमारे साथ तैयारी कीजिए और वेल प्रिपरेशन कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। इतना शेयर कर दें पूरे बिहार में यह वीडियो चले और आने वाले एग्ज़ाम में आप सबों को पता चले। जो एक ऐसा चैनल था कैरियर पॉइंट, जिस पे जो भी वीडियो डाला गया वो काफ़ी हेल्पफुल था और मैं वादा के साथ कहता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें। अगर 4-5 फ्रेंड को शेयर कर दें, उन्हें आप बोल देते हैं शेयर करने के, इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट के पास चला जाएगा और मदद मिल जाएगा। तो आइए बिना समय गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेट है उसका जो पहला प्रश्न है वो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। यानी कि 1946 ईस्वी में, कब, 1946 ईस्वी मार्च महीना में फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए में तिंतशिन, बी में दिया हुआ है कैंटन, सी में दिया है हो ची मिन और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो तीनों का तीनों में से कोई समझौता 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच नहीं हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। यानी कि पूर्ण स्वराज का मांग
कांग्रेस के द्वारा किया गया था और कांग्रेस का अधिवेशन समय समय पर होता आ रहा है। तो किस अधिवेशन में, यानी कि प्रत्येक साल अधिवेशन होता था कांग्रेस का, तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठा, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लाहौर 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन का जो समझौता का नाम था वो मैं बता ही देता हूँ, हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में। याद कर लीजिए, इसमें तो दिया नहीं था, इनमें से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता इनमें से कोई नहीं, लेकिन 1946 ईस्वी में हुआ था हनोई समझौता। तो ऐसा अगर प्रश्न पूछे हनोई समझौता कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में। और किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। कब हुआ था हनोई समझौता? तो मार्च 1946 में। किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में। तो आइए देखते हैं अब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। इनका फेमस नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। लौह पुरुष के नाम से भी ये जाने जाते हैं, लेकिन इनका पहले जो नाम था वो था वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल में सरदार की उपाधि जोड़ा गया। तो यह उपाधि किस आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था? तो यह उपाधि सरदार की किसान आंदोलन हो रहा था बारदोली में। तो बारदोली सत्याग्रह के बाद, बारदोली आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल के नाम में सरदार की उपाधि को जोड़ा गया। तो आप इसको याद रख लीजिए। आइए देखते हैं अब पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। देखिए छठा प्रश्न, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? यानी कि पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो पूंजीपति के वर्ग के जो लोग थे वो उनका काम ही था शोषण करना, लेकिन सबसे जो अधिक शोषण किया गया उसमें था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग के द्वारा पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सातवां, आधुनिक वर्ग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? यानी कि आधुनिक वर्ग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति वो थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आधुनिक वर्ग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ था, वस्त्र उद्योग से। चलो आइए देखते हैं औद्योगिक क्रांति में हुआ क्या था। तो पहले मशीनों से काम किया जाता था, हाथ से काम किया जाता था, लेकिन उसके बाद में मशीनों से काम करना प्रारंभ कर दिया। तो यही औद्योगिक क्रांति था और इनका प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ था, वस्त्र उद्योग से। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुआ था। नौवां प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? यानी गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बाइबल। बाइबल प्रथम पुस्तक थी जिनका छपाई गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। 10वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम मुद्रण की प्रारंभ चीन से हुआ था। 10 का सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? यानी कि मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंजीन। बेंजीन मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है। बेंजीन मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है। 12वां प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में अति जल दोहन से, यानी कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड की मात्रा बढ़ गया है जल में। किसके कारण से? तो जल दोहन से भूमिगत जल में क्लोराइड की मात्रा बढ़ गया है। चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न दिया हुआ है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की जो धारा 21 है उनका संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध
वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी कि संविधान की धारा जो 21 है वो वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में लगभग 15% क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखिए 15वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? यानी कि भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उस स्टेट में से किस स्टेट में सौर ऊर्जा की संभावना सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो सौर ऊर्जा की संभावना है भारत के राज्य में वो है राजस्थान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग से मैं एक और सुझाव मांगता हूं, आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होगा तो आप लोग ही एक निश्चित समय कर लीजिए, उस टाइम पे प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का भी नाम आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो मैं बना दूंगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। तो आप बिना हेजिटेशन के कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें, वहाँ भी पढ़े और हमारे साथ बने रहें। आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा और आपको 10th में अच्छा मार्क्स दिलाना मेरा मकसद है। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? यानी कौन ऐसा उद्योग है जो छोटे पैमाने पर किया जा सकता है? ऑप्शन अगर देखें तो चीनी उद्योग, ये चीनी उद्योग छोटा उद्योग नहीं है। तो दूसरा है कागज, खिलौना और विद्युत उपकरण। चारों उद्योग को अगर हम देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि खिलौना का जो उद्योग है वो छोटे पैमाने का उद्योग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18वां जो प्रश्न है वो है, देश में कितने विशेष क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वां का, वो हो जाएगा 10। यानी कि भारत में 10 विशेष क्षेत्र विकसित है। 19वां प्रश्न, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6283। ये बढ़ता घटता रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन टाइम के हिसाब से और ऑप्शन हिसाब से सेलेक्ट करना है। ये देखते हैं 20वां जो प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? यानी कि क्वेश्चन है कहना है जो तल चिन्ह की सहायता से अगर हम किसी विशेष स्थान को मापते हैं तो उसकी ऊंचाई को क्या कहा जाता है? उसकी ऊंचाई को कहा जाता है विशेष ऊंचाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 21वां प्रश्न, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि लैंगिक विभाजन क्या होता है? तो लैंगिक विभाजन में स्त्री और पुरुष के बीच में जो अंतर जो दिखाया जाता है, असमानता जो दिखाया जाता है, उसको ही हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यही हमको लैंगिक विभाजन बताता है। 22वां प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन कथन सही है? यानी कि चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा या चारों में तीनों का तीनों सही होगा। ये देखते हैं, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बात सही है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, यहाँ पे सभी धर्मों का आदर किया जाता है, सभी को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है और भारत में कोई भी धर्म को आप नीचा नहीं दिखा सकते, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान बताता है भारत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। 23वां पर सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता की साझेदारी क्यों है जरूरी है? तो सत्ता की साझेदारी जरूरी इसलिए है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन बी, ए दिया हुआ विविधता को अपने में समेट लेती है। सी, फैसले लेने में देरी कराती है। डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा विविधता को अपने में समेट लेती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये देखते हैं 24वां प्रश्न, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। 25वां प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो छात्र आंदोलन था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक है, तो इसको भी याद रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 26वां प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है।
लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 28वां प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। 2005 ईस्वी में दल बदल कानून लागू किया गया था। 2005-06 में लागू किया गया था दल बदल कानून, जो कि सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, और ताकि विधायक और सांसद अपने मन से पार्टी को बदलकर दूसरे पार्टी में न जा पाए। 29वां प्रश्न, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो हुआ तो वो था 1999 ईस्वी में। 30वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिकता में आता है, सेवा क्षेत्र तृतीय में आता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय में आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 31वां प्रश्न, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वो विकसित, और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होगा वो अविकसित, और जिसका प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है उसको विकासशील देश कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय अधिक है। 33वां प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। आपको इसको याद कर लीजिए, भारत का केंद्रीय बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। 34वां प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण व्यावसायिक बैंक का किया गया था 1969 ईस्वी में, और केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। 35वां प्रश्न, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, तीनों के तीनों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसी इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। 36वां प्रश्न, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ होता है जो एक देश के अलावा दूसरे देश में भी काम करें कि पूरे विश्व में वो उसका व्यापार हो। तो इसका फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, तीनों का तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से। 37वां प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अब उपभोक्ता अधिकार दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 38वां प्रश्न, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकते हैं? उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए 3 है जगह जहां आप शिकायत कर सकते हैं, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो राज्य आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं, अगर 1 करोड़ से बढ़ गया तो राष्ट्रीय आयोग के पास, अगर 20 लाख से नीचे का शिकायत है तो आप जिला फोरम में शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको तीनों जान लीजिए, 20 लाख से कम जिला फोरम, 20 से 1 के बीच में राज्य में, और 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा तो राष्ट्रीय आयोग में। देखते हैं 39वां प्रश्न, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना जो है वो सुनामी का प्रमुख कारण है। 40वां प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, सी, इनका सही आंसर हो जाए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर होगा तीनों में से कोई नहीं है। तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, और हमारे साथ बने रहें। आप लोग निश्चित रूप से कमेंट में बताइए हमको जो कब कितने बजे आप लोगों के लिए मैं वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करूँगा। तो ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।